हेलो दोस्तों, स्टडी आई क्यू के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंदन शर्मा और ये है हमारी स्पेक्ट्रम की सीरीज जहां पर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब तक हमने काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है जहां पर मेजरली हमारा फोकस रहा कि किस तरीके से यूरोपियन पावर्स 1498 ऑनवर्ड्स भारत में पैर रखती हैं और मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली भारत की स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत हमने की थी पोर्चुगीज से, पोर्चुगीज के बाद डच कैसे आए और उनके यहाँ स्टे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमने समझा। इसी के बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर भारत में आएगी, दैट इज द ब्रिटिश, उनका पैर कैसे पड़ा और यहां आकर उन्होंने किस तरह से तीन मेजर प्रेसिडेंसी टाउन्स बनाए, कौन सी उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश की और धीरे धीरे फिर हमने कहानी को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हुए हमने डेन्स को भी देखा जो हालांकि इतनी मेजर यूरोपियन पावर नहीं थी, बट जितनी देर के लिए भी वो रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उनके स्टे के साथ हमने उनको भी कवर किया। एंड लास्ट लेक्चर में हमारा प्राइमरी फोकस था दैट हाउ डिड फ्रांस केम टू इंडिया, कौन इंपॉर्टेंट लोग थे, कौन इंपॉर्टेंट कंपनी थी, कंपनी किसने बनाई एंड अदर इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल थिंग्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दी थी। आज हम देखेंगे कि कार्नाटिक वॉर्स कैसे हुई। लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश और फ्रांस अब ये दोनों भारत में आ चुके हैं और फ्रांस लेट एंट्रेंट जरूर था लेकिन देखते ही देखते 1700s में यानी कि 18th सेंचुरी के मिडिल आते आते इसने अपनी पोजीशन को काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग कर दिया था, जो ब्रिटेन को काफी ज्यादा इनसिक्योर कर रहा था। इसी के साथ साथ ब्रिटिश और फ्रांस की यूरोप में स्कर्मिशेस चलती रहती थी जिनकी गूंज भारत में भी पड़ती थी और इसी एक गूंज का नतीजा फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है बिटवीन 1746 टू 1748। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों में एक पावर स्ट्रगल होगा जिसमें अल्टीमेटली फ्रांस विल इमर्ज इस पर्टिकुलर वॉर में तो फ्रांस अपनी पोजीशन संभाल लेता है लेकिन ग्रेजुअली ब्रिटिश विल इमर्ज एज अ सुप्रीम पावर और उसके बाद भारत की गुलामी की दास्तां शुरू हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट सी कि क्या आप इन लेक्चर्स का कुछ फायदा उठा भी पा रहे हैं, क्या जो मैं आपको चीजें बताता हूं, जो होमवर्क देता हूं, क्या उसका आप घर जाके उसको पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो एक बार लास्ट लेक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज कर लेते हैं और जिन्होंने अब तक पूरा लेक्चर या लास्ट लेक्चर को रिवाइज नहीं किया उनको मैं सलाह दूंगा कि स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर जाके दैट इज यूपीएससी सीएससी स्टडी आईक्यू, वहां पर स्पेक्ट्रम की पूरी सीरीज को देख लीजिए टू रिवाइज इट, राइट। एंड ऑल्सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप स्टडी आईक्यू के जो भी मेरे इनिशिएटिव्स हैं वहां पर उन पीडीएफ्स को एक्सेस कर लेंगे। अब तक जितने पीडीएफ्स हैं मैंने इसी ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, राइट। सो यू कैन यूज दीज पीडीएफ्स फॉर योर रिवीजन। ऑल्सो ये भी बता दूं कि क्योंकि 11 सितंबर से 15 सितंबर तक स्टडी आईक्यू फाउंडेशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसलिए सभी स्टडी आईक्यू के कोर्सेज के ऊपर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। डिस्काउंट लेने के लिए आपको जो कोड यूज करना है, द कोड इज CS Live, राइट। एंड डिस्काउंट के साथ साथ हमारे सभी कोर्सेज की वैलिडिटी को डबल कर दिया है, यानी कि 2025 का अगर कोई स्टूडेंट है उसका कोर्स 3 साल के लिए वैलिड रहेगा इंस्टेड ऑफ 1.5 ईयर। 2026 बैच में अगर आप एनरोल करते हैं विच विल बी टारगेटिंग 2026 एग्जाम, इसकी वैलिडिटी रहेगी 4 साल। एंड अगर 2027 बैच में आप एनरोल करते हैं तो इसकी वैलिडिटी रहेगी 5 साल। वैलिडिटी का मतलब यह है कि जब तक ये कोर्स आपका वैलिड है इसके यानी कि प्रतिज्ञा प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो डेली करंट अफेयर प्रोग्राम हो जिसको हम डी कैप कहते हैं, राइट, या फिर वो 1-to-1 मेंटरशिप हो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ साथ डेली हम एक मेंस का क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी आपको मिलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपकी वैलिडिटी के ड्यूरेशन के टाइम पर जो भी एग्जाम आता जा रहा है, मतलब बेसिकली यूपीएससी का जो भी एग्जाम आएगा उसका प्रीलिम्स और मेंस का स्मार्ट कोर्स और उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। जैसे मान लो 2025 वाले स्टूडेंट की वैलिडिटी 3 साल तक है, मतलब 2027 सितंबर तक उसके पास वैलिडिटी रहेगी। तो 2025 में अगर कोई गड़बड़ होती है 2026 का प्री और मेंस का स्मार्ट कोर्स और 2027 के प्री और मेंस का स्मार्ट कोर्स भी उसको मिलेगा। सेम इज ट्रू फॉर 2026 एंड 2027। तो ये बेनिफिट्स हैं। अभी 5 दिन के लिए हम ये बेनिफिट्स आपको ऑफर कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने भी अपनी सीरीज तैयारी शुरू करनी है वो इसका फायदा ले लें। हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट के लिए CS Live इज द कोड विच यू कैन यूज। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, इसमें देखो बहुत से लोगों ने आंसर ऑलरेडी कर दिया है। नाउ लेट मी सी कि आपका आंसर सही है या नहीं। देखो पहला क्वेश्चन या पहली स्टेटमेंट कह रही है कि विलियम हॉकिंस ऑब्टेन द राइट टू सेट अप फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम।
ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। कैप्टन विलियम हॉकिंस, उन्होंने 1608 में बेसिकली ही सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल, और उन्होंने सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन लेने की कोशिश की थी, बट अंग्रेजों को इनिशियली सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन नहीं दी गई थी, और मेजर फैक्ट्री उनकी कहां बनी थी? मसूलीपट्टनम में, इन द ईयर 1611, राइट, 1611 में यहां पर परमिशन दे दी गई थी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये डेट को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी एरर्स कुछ बुक्स कर देती हैं, मैंने वो भी क्लियरली आपको बता दिया था। और सूरत की फैक्ट्री कैसे बनी, पुर्तगालियों का उसमें क्या रोल था, वी हैव ऑलरेडी डन इट। बैटल ऑफ स्वाली होल क्या था, ये भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि फ्रांसिस डे ऑब्टेन्ड मद्रास ऑन लीज फ्रॉम राजा ऑफ चंद्रगिरी। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हम जानते हैं कि 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के जो नायक डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है, इनका नाम क्या था? वेंकटप्पा दमरला नायक। ठीक है, दमरला वेंकटप्पा नायक भी इनको कह दिया जाता है। तो इनसे इन्होंने मद्रास और उसके आसपास के एरियाज को लीज पे लिया था, और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की डेवलपमेंट हुई थी, जो अल्टीमेटली एक प्रेसिडेंसी टाउन का धीरे धीरे स्वरूप ले लेता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि किंग जेम्स वन ही रिसीव्ड बॉम्बे एज डाउरी आफ्टर मैरिंग अ पोर्चुगीज प्रिंसेस। देखो, जहां तक बॉम्बे की बात है तो वो दहेज में तो मिला था, लेकिन किंग जेम्स वन को नहीं मिला था। किंग जेम्स वन तो इनफैक्ट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1613 में, ठीक है, 1613 के पास थॉमस रो को भेजा था। ठीक है, थॉमस रो को भेजा था टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहां पर इनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, एंड थॉमस रो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की तरह गए थे, और यहां पर भारत के किसी भी हिस्से में, मुगल इंडिया के किसी भी हिस्से में फैक्ट्री सेटअप करने की इन्होंने परमिशन हासिल की थी। ठीक है, तो दिस वाज द रोल ऑफ जेम्स वन एंड थॉमस रो। ठीक है, इट वाज चार्ल्स द सेकंड जिन्होंने कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा द पोर्चुगीज प्रिंसेस उनके साथ शादी की, और बदले में उनको बॉम्बे दहेज में मिला। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई, पहली दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, करेक्ट पूछा है, आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूं थर्ड स्टेटमेंट में आप में से कई लोगों ने थोड़ी सी एरर कर दी है, बट आई होप ये चीज अब आपको क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, बट क्योंकि हम इसमें अच्छी से सारी चीजों को कवर कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मुझे आप बताएंगे ईयर। ठीक है, रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट्स के ईयर बताएंगे। देखो, ट्रीटी ऑफ रिजविक क्या है? ट्रीटी ऑफ रिजविक हमने क्या पढ़ा था कि फ्रांस और डच के बीच में एक लड़ाई हुई थी। ठीक है, 8 ईयर वॉर यूरोप में हुई थी, जिसके चलते डच और फ्रांस भारत में भी भिड़े, और इसका नतीजा यह निकला कि पौंडीचेरी, जो फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था, उसे डच ने कैप्चर कर लिया। ट्रीटी ऑफ रिजविक, ठीक है, ये यूरोप में साइन की गई थी इन द ईयर 1697। ट्रीटी ऑफ रिजविक में कंडीशन लगाई गई थी कि बेसिकली वॉर जो थी उसको हॉल्ट कर दिया गया, एंड पौंडीचेरी को डच ने फ्रांस को वापस कर दिया था। हालांकि ट्रीटी में ये प्रोविजन थी, लेकिन इसके 2 साल बाद डच ने पूरी तरह से पौंडीचेरी को छोड़ा था। तो ये 1697 में हुआ था। शेर खान लोदी, ठीक है, इन्होंने एक गांव दिया था फ्रांस को, जो आगे जाके फ्रेंच कैपिटल बनती है इंडिया की। ठीक है, ये फ्रेंच कैपिटल किसकी बात हो रही है? ये पौंडीचेरी की बात हो रही है, जिसे आज हम पुडुचेरी भी कहते हैं, लेकिन उस टाइम पौंडीचेरी कहा जाता था इसे। ठीक है, और ये जो शेर खान लोदी थे, ये कौन थे? ही वॉज गवर्नर ऑफ वलीकोंडापुरम। ठीक है, वलीकोंडापुरम के ये गवर्नर थे। और वलीकोंडापुरम, राइट, ये किसकी सल्तनत का पार्ट था? ये बीजापुर सल्तनत का पार्ट था। ठीक है, इट वॉज पार्ट ऑफ बीजापुर सल्तनत, राइट। तो यहां के जो लोकल गवर्नर थे, उन्होंने, शेर खान लोदी ने पौंडीचेरी, राइट, फ्रांस को दिया। और ये कौन से साल में दिया? इट वॉज गिवन इन 1673। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, कि 1673 में जब ये पौंडीचेरी भारत के शेर खान लोदी ने फ्रांस को दिया, तब किसे दिया गया था? फ्रांस का बेसिकली कौन सा व्यक्ति था जिसे दिया गया था? 2 व्यक्तियों को हमने नाम पढ़े थे पिछले लेक्चर में, एक थे फ्रैंकुआ कैरन, ठीक है, और दूसरा था मार्टिन। तो कैरन को मिला था कि मार्टिन को मिला था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, सो 1673 में ये डेवलपमेंट हुई। थर्ड डेवलपमेंट, फ्रेंच फैक्ट्री सेटअप एट सूरत, ये कब हुई थी? दिस वाज इन 1668। ठीक है, तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज स्टार्टिंग में आएगी और बाकी चीजें बाद में आएंगी। तो 3, 2, 1 बिकम्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें आंसर ऑप्शन बी बन जाता है। ठीक है,
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद हम कार्नेटिक वॉर को स्टार्ट करेंगे। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवेंट ऑफ फ्रांस इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट आपको कही जा रही है कि फ्रांसिस कैरॉन वाज द फर्स्ट फ्रेंच मैन टू एंटर इंडिया वाया सी। फ्रांसिस कैरॉन पहले व्यक्ति थे जो भारत में आए वाया सी। देखो, फ्रांसिस कैरॉन जो है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कंटिजेंट को लीड करके भारत में पधारे थे इन द ईयर 1667, राइट। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब सेटअप हुई थी? क्या ये 1668 में सेटअप हुई थी? नो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है, नॉट द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ फ्रांस इन इंडिया। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 में, राइट। पहला कंटिजेंट इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में 1667 में आया और इन्होंने फिर आगे फ्रांस की इंडिया में प्रेजेंस को इंश्योर किया। बट इनसे पहले 1658 में एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिन्होंने कैरॉन से भी पहले वाया सी भारत में पैर रख दिया था। इन फिजिशियन का नाम मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, जहां पर आपने मुझे इन फिजिशियन का नाम कमेंट्स में बताना है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो के कमेंट में आप इसको मुझे बताएंगे, ठीक है। 1664 में ये बनी थी, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। पहली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है बिकॉज इट इज नॉट फ्रांसिस कैरॉन। इनसे पहले भी एक फ्रेंच फिजिशियन आ चुके थे भारत में, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि कंपनी दे इंडे ओरिएंटले, ठीक है, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उसको फ्रांस में फ्रेंच भाषा में बोला जाता था, इट वॉज ग्रांटेड अ लाइसेंस, ठीक है, एंड लाइसेंस ट्रेड करने के लिए विद द ईस्टर्न वर्ल्ड, ये इनको दिया था किंग लुई द 16th ने। नहीं, ये भी गलत है। ये किसने दिया था? लुई 14th ने ये लाइसेंस दिया था, ठीक है। और 1664 में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, इसमें फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी, जिनका नाम क्या था? जीन बैप्टाइस कोलबर्ट, ठीक है। कोलबर्ट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ अकाउंट्स, उन्होंने फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप करने में काफी अहम भूमिका निभाई। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी बन जाता है। सो फार सो गुड, अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको आई होगी। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज जैसे इनमें से कुछ क्वेश्चंस पिछले सालों में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हुए कुछ और आपको मॉडल क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं। अब इन्हीं की लाइंस के ऊपर अब हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को स्टडी करेंगे। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को स्टडी करते हुए आप प्लीज इस बात पर पहले ध्यान दीजिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कर्नाटिक वॉर से हमसे पूछा क्या जा सकता है। देखो, कर्नाटिक वॉर के मेजर रीजंस हमें पता होने चाहिए कि ये क्यों लड़ी गई, इसके साल पता होने चाहिए, इसमें मेजर इवेंट्स जो हुए उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मेजर इवेंट्स के अंदर मेन बैटल्स आ जाती हैं, और वो मेन बैटल्स किन के बीच लड़ी गई थी, इसके बारे में भी अगर हमें जानकारी होगी तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का फिर कॉन्सिक्वेंस क्या था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओवरऑल इंडिया हिस्ट्री एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, इसके बारे में भी अगर हमें जानकारी रहेगी तो इट विल बी क्वाइट गुड फॉर अस, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, कार्नेटिक वॉर्स की हम बात करते हैं। देखो, जो कार्नेटिक वॉर्स हैं, इट वॉज अ डायरेक्ट इको ऑफ एन इवेंट जो यूरोप में हुआ था। यूरोप में क्या हुआ था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुई थी, जो 1740 से लेकर 1748 तक चली थी, ठीक है। क्या चली थी? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, राइट। अब हालांकि यूरोप में ये लड़ाई 1740 में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन भारत में जो इसकी गूंज है वो आई थी 1746, ठीक है। तो इसलिए कर्नाटिक वॉर, खासकर फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की जब भारत में हम डेट्स की बात करते हैं तो 1746 टू 1748 कहा जाता है। कुछ बुक्स में यहां पर भी गलती हो जाती है कि वो, क्योंकि इसको बिल्कुल ओवरलैप करवा देते हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के साथ, तो 1740 मेंशन कर देते हैं, लेकिन भारत में जो स्कर्मिशेस हैं वो 1746 में स्टार्ट हुई थी। अब इसमें कर्नाटिक वॉर के अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर यही था कि साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग राइवल यूरोपियन पावर की प्रेजेंस की वजह से अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश, इंग्लिश, वो इनसिक्योर होना स्टार्ट हो गए थे। मोर ओवर साउथ में कोई स्ट्रॉन्ग पावर भी नहीं थी, और साउथ में जो राइवल की मैं बात कर रहा हूं, इट वाज फ्रांस। फ्रांस की मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स जो साउथ इंडिया में मौजूद थी, इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, अभी फिर रिपीट कर देता हूं अलोंग विद द मैप, ठीक है। ये मैप आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट में इट वॉज माहे,
और ईस्टर्न कोस्ट की साइड पे कराईकल, पौंडीचेरी ये मौजूद थे, जो कि मद्रास की क्लोज विसिनिटी में थे, और अंग्रेजों का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड मद्रास के थ्रू होता था, एंड वेस्टर्न कोस्ट में बॉम्बे के पास काफी माहे पड़ जाता था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को इनसिक्योरिटी हो रही थी और किसी भी तरीके से वो फ्रांस की इस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को अंडरमाइन करके अपनी सुपरमेसी बनाना चाहते थे। ठीक है, तो यहां पर इसी वजह से साउथ में सबसे पहले लड़ाई होगी। तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ राइवल यूरोपियन पावर दैट मेड ब्रिटिश इनसिक्योर, दिस बिकम्स द फर्स्ट फैक्टर बिहाइंड कर्नाटिक वॉर। इसी के साथ साथ सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर ये है कि देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। राइट, 1740 के करीब वेस्टर्न इंडिया में मराठास मौजूद थे और अभी उनसे पंगे लेने की औकात है नहीं इन यूरोपियन पावर्स की। ईस्टर्न इंडिया में बंगाल में अलीवर्दी खान, इनके बारे में जब मैं बैटल ऑफ पलासी डिस्कस करूंगा उस तब मैं आपको बताऊंगा हु वाज अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान भी एक एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनसे काफी ज्यादा डरते थे ब्रिटिश, फ्रांस और बाकी यूरोपियन पावर्स भी। तो उनके होते हुए भी इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि बंगाल की तरफ आंख उठा के देख लें। लेकिन साउथ इंडिया में क्या है कि साउथ इंडिया में हिस्टोरिकली ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहां कभी डेवलप हो ही नहीं पाई। इसके पीछे औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल, एंड ऑल्सो ये जो डिक्लाइन हुआ था साउथ का आफ्टर डिफीट ऑफ विजयनगर एम्पायर इन बैटल ऑफ तलिकोट ऑफ 1565, दिस वाज अनदर रीजन। ठीक है, हम जानते हैं कि साउथ में विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट किया करता था। तो विजयनगर एम्पायर को 1565 में एक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यह मिडिवल इंडिया का पार्ट है दोस्तों, और इसको मिडिवल इंडिया में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट यहां पर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि विजयनगर एम्पायर और एक अलायंस की लड़ाई हुई थी। ठीक है, 1565 में जो बैटल ऑफ तलिकोट थी उसमें विजयनगर वर्सेस अलायंस ऑफ 4 दखनी सल्तनत्स। ठीक है, ये दखनी सल्तनत्स कौन थी? बीजापुर, बिदर, अहमदनगर और गोलकोंडा। ठीक है, मेरे पीछे नाम लिखे हुए हैं, आपको आपके पीडीएफ में ये मिल जाएगा। बीजापुर, बिदर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, इन चारों ने अलायंस बनाकर विजयनगर को डिफीट कर दिया, जिसके बाद जो साउथ था, जो एक कंसोलिडेटेड एम्पायर यहां पर किसी टाइम एग्जिस्ट किया करता था, वो एक तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके बाद औरंगजेब की जो पॉलिसी थी, ठीक है, औरंगजेब ने 1680 से लेकर अपनी मृत्यु तक डेक्कन में क्या पॉलिसी फॉलो की? वो चाहते थे कि ये जो दक्षिणी सल्तनत है ये मुगल शासन के अंडर आ जाए। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें बता देता हूं, वैसे आपको शायद ये ऑलरेडी पता हो। औरंगजेब कौन से मुस्लिम सेक्ट को फॉलो करता था? ही वॉज अ शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। ही वॉज अ सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, ही वॉज अ सुन्नी मुस्लिम बेसिकली। ठीक है, सुन्नी मुस्लिम होने के कारण जो दक्षिणी सल्तनत थी, ठीक है, ये दक्षिणी सल्तनत शिया सेक्ट को फॉलो करती थी। इनको औरंगजेब पसंद नहीं करता था। ठीक है, ये जो बीजापुर, बिदर, अहमदनगर, गोलकोंडा है, इनको औरंगजेब पसंद नहीं करता था और इनको कैप्चर करना चाहता था। हुआ ये कि 1686 में बीजापुर को औरंगजेब ने कैप्चर कर दिया और 1687 में गोलकोंडा भी कैप्चर हो गया। ये दो काफी मेजर दक्षिणी सल्तनत थी। लेकिन इनको कैप्चर करने की वजह से मुगल एम्पायर की जो फ्रंटियर्स थे उनके बीच और मराठास के बीच जो एक बफर जोन होती थी वो हट गई। नाउ द बॉर्डर्स वर ओपन फॉर मराठास एंड मुगल्स टू कन्फ्रंट ईच अदर। इतनी ज्यादा लड़ाइयां होती रही कि यहां पर गवर्नेंस कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाई। ठीक है, इस स्ट्रांग गवर्नेंस के अभाव में ये फॉरेन पावर्स को यहां पर कबड्डी खेलने का चांस मिल गया, और यही चीज हमें फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में भी देखने को मिलती है। हालांकि हैदराबाद की निजामत यहां पर मौजूद थी, लेकिन औरंगजेब की डेथ देखो 1707 में हो गई। उस डेथ के बाद निजाम ऑफ हैदराबाद एंड इनफैक्ट अंडर निजाम नवाब ऑफ कर्नाटिक, इन्होंने अपनी सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, कि निजाम ने कह दिया कि मैं मुगल शासन से इंडिपेंडेंट हूं, और निजाम की टेरिटरी के अंदर ही नवाब आते थे कर्नाटक के। ठीक है, हैदराबाद की निजामत के अंडर एक एरिया था विच वॉज नोन एज कर्नाटक, जिसकी कैपिटल आरकोट थी। और उन्होंने कहा कि अगर आप मुगल शासन से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हो, राइट, तो उसी तरह मैं भी आपसे अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहा हूं। राइट, निजामत ऑफ हैदराबाद क्या था कि मुगल एम्पायर में एक सूबा था। ठीक है, सूबा मतलब प्रोविंस था। उस प्रोविंस में आप मान लीजिए कि एक डिवीजन थी। जैसे उत्तर प्रदेश क्या है कि एक भारत का प्रोविंस है, स्टेट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर फर्दर कई सारी डिवीजन है, जैसे आगरा डिवीजन, कानपुर डिवीजन एटसेट्रा।
राइट। उसी तरह से हैदराबाद के अंदर कर्नाटिक डिवीजन थी। कर्नाटिक डिवीजन ने कहा कि अगर आप एम्परर से सिवियर कर रहे हो अपने टाइज, तो मैं आपसे सिवियर कर रहा हूं, मैं भी इंडिपेंडेंट हूं अपना शासन खुद चलाने में, अपना उत्तराधिकारी खुद चूज करने में। अब इन सारे रीजंस की वजह से साउथ में कंसोलिडेशन और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का अभाव था, जिसकी वजह से मौका मिल गया फॉरेन पावर्स को यहां पर मेडलिंग करने का। इसी की वजह से आगे जाकर हम देखेंगे कि किस तरीके से सक्सेशन डिस्प्यूट्स भी भारत की स्वाधीनता का कारण बने थे बाय दीज फॉरेन यूरोपियन पावर्स। ठीक है, तो ये रीजन था। तीसरा रीजन था कि नॉर्थ में बेसिकली इतने इंटरेस्टेड थे नहीं अंग्रेज, साउथ जो था वो काफी ज्यादा हाई स्टेक्स होल्ड करता था ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए साउथ में ही कबड्डी खेलेंगे और जो जीतेगा वो ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली और भारत के ऊपर अपनी डोमिनेंस को एजर्ट कर सकता है, जिसके और बहुत से फायदे हैं। राइट। अब इसमें जो सबसे इमीडिएट फैक्टर है और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसमें बेसिकली ये जितने फैक्टर्स मैंने आपको बताए, ये भारत में जो चीजें चल रही हैं ये वो फैक्टर्स थे। अब ये जो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फैक्टर, ये भारत के बाहर भी कुछ डेवलपमेंट्स चल रही थी जिनका असर हमें भारत में देखने को मिला। इसमें हुआ ये था कि यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन 1740 में स्टार्ट हो गई। ठीक है, और ये 8 साल तक, लगभग 8 साल तक चली थी। राइट। इसमें हुआ ये था कि ऑस्ट्रिया के राजा थे जिनका नाम था चार्ल्स द फोर्थ। चार्ल्स दी फोर्थ की एक बेटी थी मरिया थरीसा। ठीक है, ये चार्ल्स दी फोर्थ हैं। ठीक है, मेरे पीछे ये जो अंकल झाड़ी वाले बालों जैसे अंकल आपको दिख रहे हैं, इनका नाम चार्ल्स दी फोर्थ है। ठीक है, और ये जो इनकी बिटिया दिख रही है साइड में, बड़ी क्यूट सी है। ठीक है, ये क्या थी? ये मरिया थरीसा थी। ठीक है, इनका नाम था मरिया थरीसा। राइट। अब हुआ ये कि ऑस्ट्रिया में कानून के हिसाब से अगर राजा का बेटा, और ये कानून भी एक्चुअली चार्ल्स द फोर्थ ने ही बनाया था, कि अगर राजे का बेटा नहीं है तो उस सिनारियो में जो फीमेल ब्लड लाइन है वो भी सक्सीड कर सकती है, यानी कि फिर बेटी शासक बन सकती है। चार्ल्स द फोर्थ की डेथ जल्दी हो गई और एक ऐसे समय पर हुई जब मरिया थरीसा अपने, यानी कि इनकी बेटी, अपने न्यू रोल के लिए रेडी नहीं थी। न्यू रोल के लिए रेडी ना होने के कारण क्या हुआ कि जब इनको रानी बनाया गया तो यूरोप की बाकी ताकतों को लगा कि ऑस्ट्रिया, जो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था यूरोप में, ये कमजोर हो गया है। और ऑस्ट्रिया की जो यूरोप में सेंट्रल पोजीशन थी उसको लेकर और इसके रिसोर्सेज को लेकर बाकी यूरोपियन पावर्स की हमेशा इस पर नजर रहती थी। अब इस चक्कर में प्रूशिया ने, ठीक है, उस टाइम पर जर्मनी नहीं था, प्रूशिया था, प्रूशिया ने कहा कि यह बड़ा सुनहरा मौका है, इस पर अटैक करते हैं और इसको जीत लेते हैं। राइट। तो ऑस्ट्रिया का किंगडम का बहुत बड़ा हिस्सा अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम अपने किंगडम को काफी स्ट्रांग कर लेंगे। इसी के चलते प्रूशिया ने 16 दिसंबर 1740 में ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद ये लड़ाई शुरू हो गई। और गेस व्हाट, प्रूशिया को किसने ज्वाइन कर लिया होगा? फ्रांस ने। फ्रांस ने कहा बिल्कुल सही कह रहा है भाई, हम तेरे साथ हैं, अटैक कर दे, ये मरिया थरीसा की ऐसी की तैसी, हम इनके एम्पायर को आपस में डिवाइड कर लेंगे। जब फ्रांस ने प्रूशिया का साथ दिया और यूरोप का इतना बड़ा एम्पायर खतरे में आ गया था, तो मेनलैंड यूरोप से समुद्र के उस पार, ठीक है, इंग्लिश चैनल के उस पार, यूनाइटेड किंगडम में जो सरकार थी वो थोड़ा सा हिल गई। उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फ्रांस कभी भी हमारे शिप्स को यूरोप के पोर्ट्स के ऊपर डॉक नहीं करने देगा, जिससे हमारे धंधे को बहुत नुकसान हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली ब्रिटिश ने कहा कि इस लड़ाई का जवाब देंगे और उन्होंने फरमान भिजवा दिया मरिया थरीसा को कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली फर्स्ट कर्नाटिक वॉर बेसिकली जो भारत में हुई वो किस चीज का नतीजा थी? यही जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या हुआ कि फ्रांस और ब्रिटेन ने ऑपोजिट कैंप्स ज्वाइन कर लिए। फ्रांस ने प्रूशिया को ज्वाइन कर लिया, ब्रिटेन ने सेंट मरीसा कह रहा हूं, मरिया थरीसा को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और आपस में इनके घमासान स्टार्ट हो गए। अब जब इनके आपस में घमासान स्टार्ट हो रहे हैं तो डाइवर्जनरी टैक्टिक नाम की एक चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड डाइवर्जनरी टैक्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यूक्रेन रशिया को डिफीट करने के लिए इस वक्त रशिया के साउथ में इसी टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, वेस्ट साउथ में। ठीक है, डाइवर्जनरी टैक्टिक का मतलब होता है कि यूरोप में एक दूसरे की पावर को कम करने के लिए ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे की ऑफशोर कॉलोनीज जो हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में भी कनाडा की साइड पर फ्रांस की कॉलोनीज एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि लुइसबर्ग, और यूएसए की साइड पर
इंग्लैंड की 13 कॉलोनीज होती थी जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की ड्यूरिंग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर भी इनके आपस में झड़प होनी स्टार्ट हो गई, और भारत में भी क्योंकि दोनों की स्ट्रांग प्रेजेंस थी तो यहां पर भी इनकी झड़प होनी स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली यूरोप में चल रहे कलेश के चलते इन्होंने डिसाइड किया कि एक दूसरे की, यूरोप के बाहर जो कॉलोनियल पोजेशंस हैं, हम इनके ऊपर भी अटैक और इनके ऊपर अपनी हेजेमनी बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इसमें सबसे पहले जो पहल की वो की ब्रिटेन ने कहा कि भारत की जरा सिचुएशन देखते हैं। पहली बात, ब्रिटेन की नेवी आज भी वन ऑफ द बेस्ट नेवी है इन द वर्ल्ड, ठीक है। एडवांस नेवी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये कंट्री जो है काइंड ऑफ पानी से घिरा पड़ा है। अगर इसकी स्ट्रांग नेवी नहीं होगी तो ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस टाइम पर भी ब्रिटिश की काफी स्ट्रांग नेवी थी। इस स्ट्रांग नेवी के चलते ब्रिटिश ने यह डिसाइड किया कि भारत में भी हमारी स्ट्रांग नेवी है, और फ्रांस की नेवल प्रेजेंस जो है इंडिया में ना बराबर है। वो बात अलग है कि फ्रांस को सपोर्ट था अपनी सप्लीमेंट्री फ्लीट्स का। ये सप्लीमेंट्री फ्लीट्स इंडिया की विसिनिटी में दो जगह पर मौजूद थी। एक, रीयूनियन आइलैंड्स में फ्रांस की प्रेजेंस थी, ठीक है। आपका होमवर्क, रीयूनियन आइलैंड्स को मैप में लोकेट कीजिए। और दूसरा, मॉरिशस में भी फ्रांस की प्रेजेंस थी, ठीक है। मॉरिशस में अच्छी खासी फ्लीट की मौजूदगी थी, राइट। तो ब्रिटेन ने कहा कि इंडिया में तो नहीं है, और रीयूनियन आइलैंड या मॉरिशस से आने में टाइम लगेगा, तो इससे पहले ये आए, हम पहले ही इंडिया से इनको ध्वस्त कर देते हैं, इनकी टाटा बाय बाय कर देते हैं, उसके बाद यूरोप में इनको देख लेंगे, ठीक है। और कभी ना कभी संधि तो करनी ही पड़ेगी। तो हम यूरोप में, मान लो अगर हमें कुछ नुकसान होता है, तो इंडिया में इनकी कुछ कॉलोनीज को वापस करने के बदले हम यूरोप में ज्यादा बड़ी टेरिटरी लेंगे। ये ब्रिटेन का प्लान था, राइट। तो इसमें हुआ यह कि 1746 में जब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन अभी चल रही थी, घमासान काफी तेज हो गया था यूरोप में, ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि फ्रांस का ध्यान भटकाने के लिए इनकी भारत की कॉलोनी पर अटैक करते हैं। तो इन्होंने पौंडीचेरी के पास फ्रेंच सेटलमेंट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। फ्रांस के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, फ्रांस के, नॉट ब्रिटेन के, फ्रांस के जो गवर्नर जनरल थे भारत में, वो थे ड्यूप्लेक्स, ठीक है। ड्यूप्लेक्स नाम था इनका, ठीक है। ड्यूप्लेक्स खतरे में आ गए, और ड्यूप्लेक्स ने कहा कि हमारी नेवल प्रेजेंस तो है नहीं, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ब्रिटिश का पलड़ा यहां पर भारी हो जाएगा और हमें एक्चुअली भारत छोड़ना पड़ सकता है। कॉन्सिक्वेंटली इन्होंने मैसेज पहुंचाया अपने मॉरिशियस काउंटर पार्ट को, और वहां पर ला बुर्दुनोए, ठीक है, क्या नाम है इनका, ला बुर्दुनोए, इनको कहा कि भाई इंडिया में सिचुएशन खराब है, मॉरिशस से फटाफट सप्लीमेंट्री फ्लीट्स को भारत में भेजिए, राइट। तो भारत में ला बुर्दुनोए की फ्लीट पहुंची और इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, ठीक है। अंग्रेज का मतलब ये नहीं होता कि जिसकी गोरी चमड़ी है वो सबके सब अंग्रेज हैं, गोरी स्किन मतलब अंग्रेज नहीं। फ्रांस अलग है, ब्रिटिश अलग है। तो फ्रेंच और ब्रिटिश की आपस में लड़ाई हुई। फ्रेंच की साइड से ला बुर्दुनोए एंड ड्यूप्लेक्स का टैग टीम बना था अगेंस्ट एडवर्ड पेटन, ठीक है, जो ब्रिटिश एडमिरल थे और अटैक को लीड कर रहे थे। इसमें एडवर्ड पेटन को एक सेटबैक लगा। सेटबैक लगने के बाद ऐसा घमासान हुआ, ऐसा मतलब कांड हो गया ब्रिटिश के साथ, कि कहां वो सोच रहे थे कि मद्रास के पास पौंडीचेरी को हथियाकर ये फ्रांस को हमेशा हमेशा के लिए भारत से खत्म कर देंगे। यहां पर उल्टा हुआ ये कि एडवर्ड पेटन को ऐसा सेटबैक लगा कि बुर्दुनोए और ड्यूप्लेक्स ने कहा कि अब मद्रास हम इनसे छीनते हैं, ठीक है। मद्रास तक इन्होंने भगा भगा कर अंग्रेजों को मारा, राइट, और मद्रास को कैप्चर कर लिया इन 1746, राइट। इस सेटबैक की वजह से अंग्रेजों ने फिर क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि ये जो टेरिटरी है मद्रास की, इट इज अंडर द किंगडम ऑफ कर्नाटक, नवाब ऑफ कर्नाटक का कंट्रोल यहां पर है। तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक के नवाब से मदद मांगते हैं। तो इन्होंने नवाब ऑफ कर्नाटक, जो कि कौन थे, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन जी को, और देखो अनवरुद्दीन की पूरी राम कथा जन्म कथा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जन्म कहानी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको सिर्फ उतने ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है जितने कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है, राइट। क्योंकि हिस्ट्री देखो, आप कितने राज रजवाड़ों के परिवारों के बारे में जानोगे, कैसे कौन आया, कहां से आया, उसके मामा कौन थे, चाचा कौन थे, कैसा फैमिली ट्री था, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यूपीएससी आपसे जो सवाल पूछती है वो भारत के मेन स्ट्रीम हिस्ट्री के बारे में पूछती है, और उस हिस्ट्री में जो कुछ किरदार बीच बीच में आते हैं उनकी सिग्निफिकेंस उतनी ही रहती है जो मेन इवेंट जितना हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेन इवेंट यहां पर फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में नवाब अनवरुद्दीन की इतनी ही भूमिका है कि जब ब्रिटिश को सेटबैक लगा था इन 1746, उन्होंने नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगने की कोशिश की। मदद मांगने के लिए नवाब अनवरुद्दीन की ईगो को भी इन्होंने छेड़ा था। इन्होंने कहा कि देखो, फॉरेन पावर होते हुए आपकी टेरिटरी में अटैक कर रहे हैं, आप काहे के नवाब हुए। नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांस को कहा कि मुझे हल्ला नहीं चाहिए, मद्रास चुपचाप अंग्रेजों को वापस कर दो,
इन्होंने लीज पर लिया था और आप भी आराम से धंधा करने आए हो, धंधा करो, राज करने की कोशिश ना करो, वो काम मेरा है। लेकिन फ्रांस इस वक्त इनके मुंह को खून लग गया था। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि हम यूरोप से आए हैं, राइट, अब मद्रास हम ले लिए हैं, हम मद्रास नहीं छोड़ेंगे, इनको बोलिए यहां से जाए, और जो भी लीज ये दे रहे हैं हम आपको पे कर देंगे। ये चीज ने अनवरुद्दीन को काफी ज्यादा एजिटेट कर दिया। अनवरुद्दीन ने कहा कि तू ऐसा नहीं मानेगा, ठीक है। ला बुर्दुनोए और ड्यूप्लेक्स, इनसे थोड़ा चिढ़ गए अनवरुद्दीन, और इन्होंने कहा कि चलो आमना सामना कर लें। यूरोपियंस को यानी कि फ्रांस को इस केस में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि अनवरुद्दीन की जो आर्मी है भले ही नंबर में ज्यादा हो, लेकिन इट इज नॉट वेल ट्रेन्ड एंड इट इज नॉट टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड प्रॉपरली। हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्री है, निपट लेंगे इनसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, टाइम डाल लीजिए, जहां पर आप कहेंगे हम आपसे आमना सामना करने को तैयार हैं। तो इनकी फिर लड़ाई होती है इन बैटल ऑफ सेंट थॉमस ऑफ 1746, ठीक है। नवाब अनवरुद्दीन की आर्मी, अंग्रेजों की नहीं, नवाब अनवरुद्दीन की आर्मी और फ्रेंच आर्मी आपस में भिड़ती है इन बैटल ऑफ सेंट थॉमस इन 1746। अब इस बैटल में, जो कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट बनता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का, अनवरुद्दीन की आर्मी को लीड कर रहे थे महफूज खान। अगर याद रखना चाहते हो तो अनवरुद्दीन ने एक ऐसा व्यक्ति चुना जिसका नाम ही महफूज हो, ताकि वो अपने टेरिटरी को महफूज रख सकें। और फ्रांस ने अपनी साइड से, डुप्ले और बुर्दुने ने अपनी साइड से एक ऐसे व्यक्ति को चूज किया जो कि इस महफूज खान को जन्नत की सैर करा दे, यानी कि अल्लाह को प्यारा करवा दे, राइट। तो उन्होंने कैप्टन पैराडाइज, पैराडाइज मतलब हेवन, तो कैप्टन पैराडाइज को चूज किया। महफूज खान की आर्मी में 10,000 सोल्जर्स थे और कैप्टन पैराडाइज के पास सिर्फ 930 सोल्जर्स। और इन 930 सोल्जर्स में से भी 230 सोल्जर्स तो इंडियंस थे, नहीं 230 सोल्जर्स इंडियंस नहीं थे, 230 सोल्जर्स फ्रेंच थे, यूरोपियंस थे। 700 सोल्जर्स जो थे वो इंडियंस थे, बट दे वर प्रॉपरली इक्विप्ड एंड क्वाइट वेल ट्रेन्ड, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली महफूज खान महफूज नहीं कर पाया, पैराडाइज में चला गया एंड नवाब अनवरुद्दीन गॉट डिफीटेड, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं कि नवाब अनवरुद्दीन को मार दिया गया था, लेकिन एक तरीके से संधि समझौता कर लिया गया था, ठीक है, बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रांस। तो उसमें अनवरुद्दीन की ईगो हर्ट हुई, एक सेटबैक जरूर लगा, बट ऐसा नहीं कि इनको कुर्सी इनकी चली गई, थ्रोन चली गई, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां पर डिफीट करने के बाद ना फ्रांस को लगा था कि हम और ज्यादा एडवांसेस अगर करें तो अंग्रेजों को घुटनों पर ला सकते हैं, राइट। तो ये चीज ये कर ही रहे थे कि यूरोप में डिसाइड होता है कि बहुत लड़ मर लिया, ऐसे तो कोई अंत नहीं है, 1740 से लेकर 1748 आने को हो रहा है, अब जरा संधि समझौता कर लेते हैं, और ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन हो गई, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल में क्या हुआ ये बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। देखो यूपीएससी को ना नदियों से बड़ा प्यार है। कोई भी इवेंट होता है ना, चाहे वो लाहौर रेजोल्यूशन हो पूर्ण स्वराज की, या फिर इसी की बात कर लेते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमस, ये नदियां कोई नदी थी आसपास के नहीं, इसके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो रिवर अडियार, ठीक है, साउथ में, ये मैंने साउथ इंडिया की कोस्ट लाइन बनाई है, ये श्रीलंका है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि ये कोस्ट लाइन किस तरह से बनाई गई है। साउथ की कोस्ट लाइन इस तरह से दिखती है। तो यहां पर एक जगह है कॉल्ड एज माइलापुर। माइलापुर के पास ही ये सेंट थॉमस नाम की एक जगह है, और यहां से अडियार नदी फ्लो करती है। अडियार नदी के थोड़ा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में बता देता हूं कि इसका ओरिजिन जो है ये एक लेक के पास होता है। द लेक इज कॉल्ड चेम्बारकम, चेम्बारंबकम, चेम्बारंबकम लेक, ठीक है। तमिलनाडु के पास चेम्बारंबकम लेक है, वहां से अडियार नदी का ओरिजिन होता है, और ये जाकर सीधा अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है नियर अडियार क्रीक, ठीक है। एक एस्चुरी भी बनता है वहां पे, राइट। इस नदी के पास से लड़ाई हुई थी, ठीक है, माइलापुर के पास ये लड़ाई लड़ी गई थी अनवरुद्दीन और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में। महफूज खान और कैप्टन पैराडाइज की लड़ाई चली, जिसमें महफूज खान डिफीट हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर came to an end. The curtains dropped on first Carnatic War when Treaty of Aix-la-Chapelle was signed. ठीक है, एक्सला चैपल कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या है। एक्सला चैपल ना एक्चुअली इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर अ जर्मन सिटी। आज की डेट का जर्मनी देखोगे ना वो कुछ ऐसा दिखेगा, जर्मनी और बेल्जियम के बॉर्डर के पास, और जर्मन ये चीज उस टाइम पे प्रूशिया का पार्ट हुआ करती थी। वहां पर ना एक आचेम नाम का सिटी है, ठीक है, AACHEM। इस आचेम सिटी को फ्रेंच में आइक्सला चैपल कहते थे, ठीक है। तो जब संधि समझौता हुआ तो कहा प्रूशिया एक तरफ था, दूसरी तरफ ब्रिटिश और ऑस्ट्रिया था,
तो इन्होंने प्रूशिया ने ही कहा कि चलो संधि समझौता करते हैं, आप ऐसा करो, आ जाओ आचम में आ जाइए, ठीक है, एक्सला चैपल में आ जाइए, यहां पर जरा हम ट्रीटी साइन करते हैं, चाय वाय पीते हैं और जरा इसको स्थगित करते हैं लड़ाई को, ठीक है। अंग्रेजों ने इसमें पहल करवाई थी। तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल जो 1748 में साइन हुई, उसमें पहली कंडीशन ये लगाई गई कि मरिया थरीसा को आर्च डचेस ऑफ ऑस्ट्रिया एक्सेप्ट कर लिया जाए, यानी कि शी विल बी द सॉवरन ऑफ ऑस्ट्रिया। ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली गई, क्योंकि प्रूशिया तो अटैक करने आया था, उसने कहा कि ये कौन है थरीसा, मैं नहीं जानता, मेरा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इनका है, इनको सॉवरन हम एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी चीज क्या हुई कि इसमें ना, जब प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया था, तो एक सिलेसिया नाम की जगह है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की टेरिटरी थी, सिलेसिया को प्रूशिया ने कैप्चर कर लिया। ब्रिटेन ने जब ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, तब शहजादी को यह आश्वासन दिलाया था कि हम सिलेसिया वापस ले लेंगे। और फ्रांस ने जब प्रूशिया का साथ दिया था, तो उसको यह आश्वासन दिलाया था कि सिलेसिया में सिर्फ कंफर्टेबल नहीं रहना, संतुष्ट नहीं रहना, हम आगे भी टेरिटरी बनाएंगे। तो इसमें सिलेसिया जो है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल के हिसाब से इट रिमेन्ड द टेरिटरी ऑफ प्रूशिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि क्योंकि ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था कि वापस ले लेंगे, बट वापस मिला नहीं, तो इसलिए मरिया थरीसा ब्रिटेन से खुश नहीं है। और प्रूशिया को फ्रांस ने कहा था कि इसके भी आगे हम चीजें लेंगे, वो भी नहीं आई, तो प्रूशिया फ्रांस से खुश नहीं है। तो होगा ये कि थोड़ी देर ठंडा रहने के बाद ये दोनों साइड्स दोबारा लड़ेंगी इन 7 ईयर वॉर, जो आगे जाके होगी। लेकिन फर्क इतना होगा कि इस बार मरिया थरीसा फ्रांस के साथ हाथ मिलाएगी और प्रूशिया ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाएगा, ठीक है। तो उसका भी असर हमें यहां पे कर्नाटिक वॉर में देखने को मिलता है। इट विल बी लाइक इन थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है। तो ये तो यूरोप की बात हुई। भारत में क्या हुआ? भारत में इन्होंने कहा कि देखो, पूरे दुनिया में जो भी हमारी कॉलोनीज पे अभी हमने अटैक किया, तो म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन कर दीजिए टेरिटरी की, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का तो सिलेसिया चला गया, प्रूशिया को भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं, सिलेसिया ही मिला सिर्फ। अंग्रेजों और फ्रांस ने बड़ी ही चालाकी से किया कि एक दूसरे की टेरिटरी जो हमने जीत ली है, ये रिटर्न कर दो। तो भारत में मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया, और कनाडा में, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा में, अटलांटिक ओशन के पास लुइसबर्ग नाम की एक जगह है, जो फ्रेंच कॉलोनी थी, जिनको अंग्रेजों ने जीत लिया था। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने फ्रांस को नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग वापस कर दिया, और फ्रांस ने ब्रिटिश को इंडिया में मद्रास वापस कर दिया, एंड दस ड्रॉप द कर्टन्स ऑन फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ठीक है। अब इस पूरे मामले में हुआ ये कि जीता कोई नहीं, पर भारत हार गया। क्योंकि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के अगर कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करें, तो इसमें यूरोपियन ट्रूप्स की सुपीरियोरिटी नजर आ गई, और इंडियन ट्रूप्स की, इंडियन मिलिट्री वीकनेस हमें एक्सपोज होती हुई दिखती है। दूसरी चीज, ड्यूप्लेक्स को यह समझ में आ गया था कि मेरी जो डिसिप्लिन आर्मी है, ये काफी काम की चीज है भैया, आपस में किसी भी राज्य की बनती नहीं है, आपस में इंडियन रूलर्स की नहीं बनती भाई। तो इनको मैं अपनी आर्मी को यूज करूंगा एक राजा को दूसरे राजे से लड़वाने के लिए, किंग मेकर बनूंगा, और जो किंग मेरे द्वारा मेक होगा, उससे मैं अपने लिए ट्रेड कंसेशंस लूंगा। ये चाल थी ड्यूप्लेक्स की। तो सब्सिडरी अलायंस के आने से भी पहले इट वाज एक्चुअली ड्यूप्लेक्स हु डिसाइडेड कि मैं अपनी आर्मी को इंडियन रूलर्स के इंटरनल फ्यूड्स के लिए इस्तेमाल करूंगा, उसमें मेडल करूंगा, ठीक है। एंड एज फार एज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इज कंसर्न्ड, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वाज इनकंक्लूसिव। इसमें कोई नहीं जीता, लेकिन इंडिया हार गया, ठीक है। ना अंग्रेज जीत पाए, ना फ्रांस जीत पाए, क्योंकि ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल में क्या हो गया? म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ टेरिटरी। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की ये कहानी आपको पसंद आई। कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर वी इन अ पोजिशन कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्योंकि देखो, मजा तो आपको आ रहा होगा, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, बात नहीं बनेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, जो 1996 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वार्रल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरी? कौन था सबसे पहला यूरोपियन? रॉबर्ट क्लाइव, अभी तो पिक्चर में नहीं आया, अभी तो कंपनी का बेचारा क्लर्क होगा। ड्यूप्लेक्स, एल्ब्यूकर्क, ठीक है, ये पुर्तगालियों के गवर्नर थे, या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो इसका आंसर है ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स ने ये पॉलिसी फॉलो की थी, ठीक है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, दैट हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया? क्लाइव, ड्यूप्लेक्स, एल्बुकर्क, या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, अलोंग विद सेकंड कार्नेटिक वॉर। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड,
टेक केयर, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। कोर्सेज में एनरोल करना है तो CS लाइव कोड यूज करना, क्योंकि इन नोट्स से फार बेटर नोट्स आपको कोर्स में मिलेंगे एंड क्वेश्चन भी ज्यादा डिस्कस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सब कुछ वहां पर मिलता है। और टेलीग्राम पर डिस्काउंट का ये फायदा ले लेना। टेलीग्राम पर इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू वांट टू गेट द PDF ऑफ दीज क्लासेस, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो क्या है, CS लाइव ग्रुप। ये सूरजमुखी बनी हुई है, साथ में 2 और 36,591 सब्सक्राइबर्स आज की डेट में है। ठीक है, ये बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, तो ये है, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।